आप अंटार्कटिका में घूम रहे हो अपने शिप से और आपका शिप डूब जाए, क्या होगा? तो आप मर जाओगे। एंड नाउ अब इमेजिन करिए, ये ईयर है 1914। आपके पास कोई रेडियो नहीं है, कोई रेडार नहीं है, कोई हाईटेक गैजेट्स नहीं है। एंड अब बताओ आपको क्या लगता है कि आपके सर्वाइवल के कितने % चांसेस होंगे? और अर्नेस्ट शेकल्टन की यही एग्जैक्ट सिचुएशन थी, बट भाई साहब को कोई टेंशन ही नहीं थी इसकी, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का इंसान था, डिफरेंट टाइम से। वो एक्सप्लोरर था, उसका मिशन ह्यूमन की एंड्योरेंस टेस्ट करना था, इंसानों की कितनी लिमिट है, और उसकी शिप का भी नाम यही था, द एंड्योरेंस। और उनका मिशन था पूरे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को वॉक करके पार करने का। क्यों? क्योंकि तब ये किसी ने नहीं किया था, और पैसे और फेमस होने के लिए भी। और पता जब इसने मिशन के लिए जॉब पोस्टिंग डाली, वो पता क्या थी? काफी ठंड होगी, पैसे कम मिलेंगे, कई घंटों का काम बिना सन के, घर वापस आने के चांसेस नहीं पता। ये एग्जैक्ट एड था जो शेकल्टन ने न्यूज़पेपर में डाला था अपने क्रू को ढूंढने के लिए, और सबने यही सोचा था कि ऐसे फालतू में मरने के लिए कौन जाएगा, और इसको सारे लोग मिल जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, ये डिफरेंट टाइम था। और फिर फाइनली 4 साल की प्लानिंग और रिसर्च के बाद और वर्ल्ड वॉर के बाद भी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सपेडिशन स्टार्ट हो चुका था, और इनमें से किसी को नहीं पता था कि आगे जाके इनका शिप डूबने वाला है, या अंटार्कटिक की सर्दियों में ये जमने वाले हैं, पूरे के पूरे आइलैंड में अकेले फंसने वाले हैं, एक दूसरे को खाने तक की नौबत आ जाएगी। आगे के कुछ साल इनकी जिंदगी के सबसे बुरे और सबसे हार्ड होने वाले थे। और ये लोग निकल जाते हैं मस्त हंसी मजाक करते हुए इस मिशन पे, और स्टार्टिंग में ही थोड़ी बीटी हो जाती है, क्योंकि इनके शिप में एक फ्री में घूमने वाला आदमी आ जाता है, और ये अपने आप को तब रिवील करता है जब शिप पानी से बहुत दूर जा चुका था। पड़ी लकड़ी लेने का इससे बेस्ट एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगा। ये फ्री में घूमने के चक्कर में आगे जाके इसके जो लगने वाले हैं ना। तो जनवरी 18, 1915 को एंड्योरेंस बस अपने डेस्टिनेशन से एक दिन दूर था, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट से, और तभी एक मैटर हो जाता है। खराब मौसम की वजह से पानी में जगह जगह बर्फ जम चुकी थी, जिससे पहले तो इनका शिप स्लो हुआ और फिर फाइनली पूरे तरीके से फंस गया। बर्फ ने इन्हें पूरे तरीके से फंसा दिया था, बट ये बर्फ इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी कि ये लोग वॉक करके जमीन तक पहुंच पाए। 4 साल की मेहनत पे बर्फ जमती हुई दिख रही थी। शेकल्टन का अंटार्कटिक पे वॉक करने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। वो बहुत पास थे, बट तब भी बहुत दूर। तो कई दिनों तक वो बर्फ को हाथों से तोड़ने में लगे रहते हैं, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे जब तक मौसम अपने आप गर्म ना हो और बर्फ अपने आप ना पिघले। बट वो दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे थे, और इनकी मुश्किल और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अंटार्कटिक विंटर भी आने वाली थी, और तब उन्हें पूरा विंटर सीजन इस बर्फ पे फंसे फंसे निकालना पड़ेगा। और दुनिया के इस कोने में सर्दियों में सन भी नहीं निकलता। वो पूरे के पूरे डार्कनेस में रहने वाले थे, अंधेरा कायम रहे। तो पूरी अंटार्कटिक विंटर एक लकड़ी के शिप और समुद्र के ऊपर 24/7 रह के, वो भी पूरे अंधेरे में बिताना अनइमेजिनेबल था, और अकेले इतनी डार्कनेस लोगों को पागल करने के लिए काफी होती है। तो शिप के रोज के काम तो खत्म हो चुके थे, तो जिसकी वजह से दिन भर कुछ करने के लिए ही नहीं होता था, और यही बोरियत भरी रातें दिन में बदली, दिन से हफ्तों में बदली, हफ्तों से महीनों में बदली। ओह गुड न्यूज गाइस, देखो हम चल रहे हैं। ऐसा बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरी की पूरी आइस मूव कर रही है। बट कम से कम हम कहीं तो जा रहे हैं। बट हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो लोग जमीन से दूर जा रहे थे जैसे जैसे आइस पैक सी में जा रहा था, और इस अनइमेजिनेबल कंडीशन में क्रू में लड़ाई भी हो सकती थी, बट वो लोग और करीब आ गए और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देने लगे। फ्रैंक हर्ली उस एक्सपेडिशन का फोटोग्राफर था जिसने बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज खींचे थे, और इन लोगों ने शिप का नाम चेंज करके द रिट्स रख दिया था। ये लोग प्रैंक गेम खेलते थे, पार्टीज करते थे, फेस्टिविटीज करते थे, और रेगुलरली एक लैंटर्न के आसपास सर्कल बना के बैठते थे स्टोरी टेलिंग या लेक्चर्स के लिए। ये बहुत लंबी और अंधेरी सर्दियां थी, बट आपस में इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के इन लोगों ने इस विंटर को गुजार ही लिया, और सितंबर में फाइनली आर्कटिक विंटर खत्म हो रही थी। चलो अब फाइनली सर्दियां खत्म हुई, अब बर्फ पिघलेगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। एक्चुअली नो। तो स्प्रिंग के आने के साथ साथ आइस फाइनली ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी थी, बट इससे सिचुएशन सही नहीं हुई बल्कि और बिगड़ गई, क्योंकि बड़ी बड़ी आइस के पीसेस आगे पीछे मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एंड्योरेंस को आगे पीछे से पुश कर रहे थे, जबकि ये शिप उस टाइम की वन ऑफ द बेस्ट थी, बट ये तब भी कुदरत की ताकत के आगे टिक नहीं पाई। ये फिर से फंस गई और धीरे धीरे आइस से क्रश हो गई। ऑलराइट मैन, अपनी जाने मन बेवफा निकली। अब हमें खुद से पैदल चल के पोल आइलैंड तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पे सप्लाई क्रेट है जिससे हम लोग जिंदा रह पाएंगे। तुम्हें कैसे पता उस पोल आइलैंड में सप्लाई क्रेट है? बिकॉज मैंने उसे वहां रखा था। तो सारे लोग अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान लेते हैं, स्लेज और डॉग्स को रेडी करते हैं और निकल पड़ते हैं पोल आइलैंड की तरफ। हम पूरे दिन से चल रहे हैं, क्या हम पहुंचने वाले हैं? लेट्स सी। आइलैंड हमसे 550 किलोमीटर दूर है, और अभी तक हमने ट्रेवल किया है 3 किलोमीटर।
इतनी ज्यादा दूरी देख के और इतनी स्लो प्रोग्रेस देख के लोगों का होप खोना बहुत नॉर्मल था। बट एक बार फिर से याद दिला दूं, ये एंडोरेंस का क्रू एक डिफरेंट ब्रीड था। ये लोग बहुत खुश थे कि फाइनली महीनों के बाद इन्हें कुछ तो करने को मिल रहा है, भले ये प्रॉपर लेबर ही थी। बट ये सब बहुत अच्छे मूड में थे। बट फिर आइस इतनी रफ हो गई कि पैदल चलना इम्पॉसिबल था, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग आइस पे रहेंगे और आइस खिसकते खिसकते पॉइंट आइलैंड के पास पहुंच जाएगी। और फिर पूरा क्रू डायरेक्ट आइस पे टेंट लगा के सोने लगा और दिन बीतते गए। और इनके पास बस 3 महीने का खाना था इस आइस पे आराम से रहने के लिए। ये लोग होप कर रहे थे कि आइस ड्रिफ्ट करके इन्हें आइलैंड के पास पहुंचा देगी या तो ओपन वाटर में पहुंचा देगी, जहां पे वो अपनी छोटी छोटी बोट्स को लॉन्च कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्हें फिर से विंटर आइस पे ही बितानी पड़ेगी। ओ गाइस, देखो अपनी शिप दिख रही है। क्या इसको ऐसे हिलना चाहिए? हाँ, बेवफा है ना। और इस टाइम तक एंडोरेंस पूरे तरीके से डूब चुकी थी। अप्रैल 1916, इस टाइम तक ये लोग जिस आइस के ऊपर थे वो भी पिघलने लगी थी। और आइस का फ्लो इनको आइलैंड के पास तो नहीं ले जा रहा था, बल्कि डायरेक्ट ओपन सी की तरफ ले जा रहा था। और किस्मत की बात यह है, शेकल्टन ने अपना टेंट बिल्कुल सही टाइम पे हटाया उस जगह से जहां पे एकदम से एक बड़ा आइस क्रैक आ गया था। वो गड्ढे इतने बड़े थे कि अपनी बोट आराम से डाल सकते थे। बट दिक्कत ये थी, अगर वो लोग अभी निकल गए तो पता नहीं उन्हें आगे आइस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी रात में कैंप लगा के सोने के लिए। तो बॉस क्या ऑर्डर है? बॉयज, लॉन्च द बोट्स। गाइस, ऐसे एनिमेशन के साथ पूरे इंडिया में आपको कोई इतनी क्रेजी स्टोरीज नहीं बताएगा। तो अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी हम लोगों के पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं ही हूं स्पॉन्सर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अब आप वीडियो को एंजॉय करो। ये बोट्स तो स्मॉल थी, बट इनमें इतनी जगह थी कि इनका सारा क्रू फिट होके बैठ जाता है। और करंटली ये लोग ब्रेन्सफील्ड स्ट्रेट पे थे। ये ओशियन का बहुत डेंजरस स्ट्रेच था। और फिर 11 PM तक उन्हें फाइनली एक आइसबर्ग मिल जाता है और वहां पे वो लोग कैंप लगा लेते हैं। अर्नेस्ट होल्जन पानी में गिर जाता है, बट ये कहो किस्मत की बात थी कि शेकल्टन उसे बचा लेता है। अर्नेस्ट, आपको एकदम से अंटार्कटिक के पानी में नहा के कैसा लगा? क्या आप ठीक हैं? नो, और मेरा सारा टबैको पानी में गिर गया। और फिर 2 दिन तक छोटी सी बोट में ट्रेवल करने के बाद बिना सोए ये लोग जमीन की तलाश में सेल करते रहते हैं। लैंडो, तुम मैप देख के बताओ हम लोग कहां पे हैं? अभी हम यहां पे हैं। इसका मतलब हम लैंड से और दूर जा रहे हैं। इन सब लोगों के पैर पूरे तरीके से गीले हो चुके थे। ये लोग पिछले 4 दिनों से नहीं सोए थे। ये लोग बाथरूम बोट के साइड में जाके करते थे। शेकल्टन परेशान हो चुका था तो वो रूट बदलता है एलिफेंट आइलैंड की तरफ। ये है एलिफेंट आइलैंड की फोटो। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ कोई सप्लाई कैश नहीं है, यहाँ कोई वेटिंग स्पॉट नहीं है, बैन स्टोक्स यहाँ तो घंटा कुछ नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि इन्हें अपने हाथों से अपनी बोट की बर्फ हटानी पड़ रही थी। और इन लोगों का गला प्यास से इतना सूख चुका था कि इनसे कुछ चबाया भी नहीं जा रहा था। क्या हम मर चुके हैं? हम पिछले 5 दिनों से इसी बोट पे हैं। वर्ली इतना फ्रोजन है कि वो अपनी बॉडी भी सीधी नहीं कर पा रहा है। और मैं गिरने वाला हूँ, ये मरने वाला है। और ऊपर से हम डायरेक्ट क्रैश करने वाले हैं एलिफेंट आइलैंड। एलिफेंट आइलैंड, हाँ एलिफेंट आइलैंड। और फाइनली ये लोग 5 दिन की स्लीपलेस नाइट्स के बाद एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। और इन लोगों ने 497 डेज के बाद किसी जमीन पे पैर रखा था। और रिकिंसन को तो हार्ट अटैक आ जाता है। टेंशन मत लो, ये बच जाता है। काफी दिन इस आइलैंड पे बिताने के बाद शेकल्टन को एक चीज तो समझ आ जाती है कि इन्हें इस आइलैंड पे कोई नहीं बचाने आने वाला। इन्हें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और तब शेकल्टन डिसाइड करता है वो अपनी सबसे बड़ी बोट लेके जाएगा अपने क्रू को छोड़ के, ताकि वो उन सब के लिए हेल्प ला सके। बॉयज, यहीं रहना, मैं यूं गया यूं आया मदद लेके। वेल ओके, तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? तो ये है एलिफेंट आइलैंड और यहाँ से 800 किलोमीटर दूर था केप हॉर्न साउथ अमेरिका की टिप पे। बट शेकल्टन इधर नहीं गया क्योंकि विंड की डायरेक्शन कुछ और ही कह रही थी। वो साउथ जॉर्जिया जाने का डिसाइड करता है जो 1300 किलोमीटर दूर था। अब बस उसे ज्यादा कुछ नहीं करना था। वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस ओशियन एक छोटी सी सेल बोट से पार करना था। शेकल्टन अपने साथ 5 और क्रूमेट्स को लेता है और बाकी के सारे क्रूमेट समुद्र के किनारे अपने कैप्टन को दूर जाते हुए देख रहे थे, उनके लिए हेल्प लाने के लिए। ये सोच के भी डर लगता है कि आप अपना सारा ट्रस्ट एक आदमी के हाथ में दे रहे हो। बट उन लोगों ने शेकल्टन पे भरोसा रखा। उनको यह भी नहीं पता था कि अब शायद वो उन्हें कभी देख भी पाएंगे या कभी नहीं देख पाएंगे। वो हमेशा के लिए इस बर्फ पे कहीं फंस के तो नहीं रह जाएंगे। काफी हफ्तों के बाद ड्रेक पैसेज को पार करने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स को पार करने के बाद, भूखे प्यासे कुछ लोग तो मेंटली एकदम डन हो चुके थे। ऑनेस्टली किसी को नहीं पता था इन लोगों ने इस बोट को अफ्लोट कैसे रखा था। मतलब कुछ नहीं तो 6 बार तो ये बोट पलट ही चुकी थी। कुछ भी कहो, वर्ली उस टाइम का ग्रेटेस्ट सी नेविगेटर था, क्योंकि अगर वो 1% भी गलत डायरेक्शन बता देता तो ये लोग ओपन सी में हमेशा के लिए खो जाते। और फिर 6 मई को उन्हें फाइनली जमीन दिखती है। बॉयज, वो देखो
जमीन। इन लोगों ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था। ये लोग साउथ जॉर्जिया तक पहुंच चुके थे, बट एक दिक्कत थी, ये लोग यहाँ लैंड किए थे और इन्हें जाना था इधर, और बोट से दोबारा जाना तो ऑप्शन में ही नहीं था, और वॉकिंग पाथ कुछ ऐसा दिखता था। बट शैकल्टन के लिए ये लाइफ और डेथ का सीन था। उसका क्रू वेट कर रहा था और शैकल्टन को इनकी लाइफ की जिम्मेदारी अपने कंधों पे फील हो रही थी। तो ये वर्ली और क्रेन को चूज करता है अपनी जर्नी के लास्ट पार्ट के लिए। बाकी के 3 लोग बोट पे ही रुकते हैं और इनके पास जर्नी के लिए बस ये था, एक कुकिंग स्टोव, एक कुकिंग पॉड, फ्यूल, 3 दिन का खाना, एक माचिस की आधी डिब्बी, 2 कंपासेस, एक बाइनोकुलर, 50 फीट रोप और वर्ली की डायरी। इनके पास कोई टेंट नहीं था, कोई स्लीपिंग बैग नहीं था, क्योंकि अगर ये रास्ते में सो जाते तो ये लोग बर्फ से जम के मर जाते। और दिन रात चलने के बाद, पहाड़ों से लड़ने के बाद, कई बार गलत रास्ता लेने के बाद और 2 दिन के बाद तो इनका खाना भी खत्म हो जाता है। बट शैकल्टन और उसके बॉयज 20 मई को 4 PM के आसपास, कौन हो तुम, मेरा नेम टैग पढ़ ले बुड्ढे। इन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 अटेम्प्ट्स लगे रेस्क्यू बोट से एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आइस और वेदर इतना ज्यादा खराब था। बट फाइनली ऑन 4 अगस्त शैकल्टन को 4 महीने हो चुके थे उन लोगों को अकेला छोड़े, और आज शैकल्टन वापस आ चुका था और वो सारे लोग सरवाइव कर जाते हैं। इन 2022 एंडोरेंस शिप का मलबा ढूंढ लिया जाता है समुद्र की गहराइयों में। इन्हें बस 107 साल लगे थे इसे ढूंढने में। और 1950s में एक एकदम वेल इक्विप्ड टीम साउथ जॉर्जिया को पैदल पार करने का ट्राई करती है, और बेन स्टोक्स उन्हें भरोसा नहीं होता कि शैकल्टन ने इसे 40 साल पहले पार कर दिया था, वो भी भूखे। Meow.